हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव शर्मा सम्यक आईएएस के प्लेटफॉर्म से आपको आरएस प्रिपरेशन के लिए गाइडलाइन उपलब्ध कराने जा रहा हूं। और आज हमारा मकसद है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स और मेंस में ज्योग्राफी विषय की तैयारी कैसे की जाए। ज्योग्राफी अपने आप में बहुत व्यापक सब्जेक्ट है और क्वेश्चंस तो जो आते हैं प्रीलिम्स में उसमें काफ़ी संख्या ज्योग्राफी की होती है। और वह विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल वाला खंड मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं उसी से संबंधित आपको गाइड करने जा रहा हूं। तो विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स में भी यह डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए हैं या नहीं। मुख्य परीक्षा में हालांकि इससे प्रश्नों की संख्या कम होती है, लेकिन जहां 1 या 2 अंक ही कई छात्रों की सफलता और असफलता का कारण बन जाता है, वहां यह आवश्यक है कि मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में भी आप मैक्सिमम का जवाब दे सकें। वह भी तब जब अधिकांश प्रश्न छोटे स्तर के हैं, अर्थात कम शब्दों में आंसर देना होता है। तो 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्द के जो क्वेश्चंस होते हैं, वह जनरली कोई भी बच्चा अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से विषय को पढ़ा होता है, उस सिलेबस को फॉलो किया हुआ होता है, तो उसे 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्द के जो प्रश्न हैं उसका उत्तर उसे आता है। शायद ही कोई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर किसी भी सिंसियर छात्र को नहीं आता हो। तो मैंने कहा सिंसियर छात्र को, तो आपको सिंसियर छात्र बनना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है ताकि पूछे गए प्रश्नों का आप जवाब दे सकें। तो प्रश्न चाहे वह 20 मार्क्स के आ रहे हो या 40 मार्क्स के आ रहे हो, लेकिन हर एक अंक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कि ज्योग्राफी या कोई विषय हो, हम उस विषय में पढ़कर कोई भी एक प्रश्न गलत ना करें। गलती से गलती होना एक अलग बात है, लेकिन हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम उस प्रश्न को गलत ना करें और गंभीरता से ऐसे प्रश्नों का आंसर कर सकें, सही दिशा में कर सकें और शब्द सीमा में रहते हुए कर सकें। आरएस की सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको छोटे शब्द सीमा में बांध कर रखता है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। जब बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है मुख्य परीक्षा में, तो स्वाभाविक है आपको कम शब्दों में अपनी बातों को रखना है और आप उतना जानते हो। लेकिन तब ये चुनौती यह होती है कि कम शब्दों में हम किन बातों को रखें। लेकिन चुनौती वहाँ भी बहुत बड़ी है जहाँ बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने हैं, जैसे 200 250 शब्दों में अगर आंसर लिखना होता है तो भटकाव की संभावना भी होती है। लेकिन कम शब्दों में आंसर लिखना होता है तो आपको वहाँ अपनी बातों को कम शब्दों में संक्षिप्त करके लिखना होता है, अतः भटकाव की संभावना कम होती है। लेकिन इसके लिए बेहतर तैयारी, गहन तैयारी और सिलेबस पे शानदार पकड़ बहुत आवश्यक है। प्री और मेंस का पैटर्न दोनों अलग अलग है, इसको हम पाठ्यक्रम के माध्यम से भी समझेंगे। प्रीलिम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, अर्थात आपके पास विकल्प होता है कि आप दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चुनें और गलत विकल्प को पहचान कर सही विकल्प तक आ जाएं। दरअसल अधिकांश प्रश्न ऐसे होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में जिसमें 4 विकल्प में से अधिकांश विकल्प गलत दिए हुए होते हैं। तो आप यदि गलत विकल्पों को भी पहचान लेते हो तो आप सही विकल्प की तरफ जा सकते हो। जैसे आपको पता है कि हिमालय अवशिष्ट पर्वत नहीं है, और अगर हिमालय के अवशिष्ट जैसी कोई विकल्प दिए हुए हों तो आप कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता। तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि अवशिष्ट पर्वत और कौन हो सकता है, तो शायद पश्चिमी घाट पर्वत है तो अवशिष्ट होगा, अरावली है वो तो अवशिष्ट होगा। ठीक ऐसे ही अगर हमें पता है कि हिमालय नवीन वलित पर्वत है जिसमें उत्थान हो रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है, तो ऐसे में हम अवशिष्ट पर्वत को पहचान लेंगे। अगर आपको अवशिष्ट पर्वत पता है कि प्राचीन पर्वत अवशिष्ट होते हैं, प्री कैम्ब्रियन पर्वत अवशिष्ट हैं, कैलिडोनियन पर्वत अवशिष्ट हैं, हर्सिनियन पर्वत अवशिष्ट हैं, तो आप उसी अनुरूप फिर क्या कर सकते हैं कि नवीन वलित पर्वतों को पहचान सकते हैं। मीन्स कि हम सही जानते हैं तो गलत को पहचान लेंगे, गलत तो हम जान ही नहीं सकते, तो गलत हम पढ़कर नहीं जाते हैं, हम हमेशा सही पढ़कर जाते हैं ताकि हम गलत को पहचान सकें। ठीक है, तो स्ट्रेटजी प्रीलिम्स का
ट्रायल एंड एरर मेथड पर भी आधारित है, अर्थात आपके पास 4 विकल्प हैं, आप एक विकल्प आपको गलत मिल गया और वह एक विकल्प जिस प्रश्न के साथ जिस विकल्प के साथ मैच किया गया है तो वह गलत होगा। तो गलत को पहचानेंगे तो हम सही दिशा में पहुंचेंगे, और सही पहचानेंगे तो सही को तो हम क्लिक करके रखेंगे कि यह सही है, लेकिन गलत को पहचानेंगे तो सही का प्रमाणिक होना और भी आसान हो जाता है। तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी सीधा सीधा टॉपिक के अनुरूप पढ़ाई करना, कॉन्सेप्ट के अनुरूप भी पढ़ाई करना, और प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पॉइंटर्स में आपके पास नोट्स भी होना चाहिए। तो पॉइंटर्स में नोट्स का मतलब हुआ हर टॉपिक को पढ़ते जाएं और उसके सभी बातों को हम लाइन में अल्टरनेट करके लाइन में लिखना शुरू करें, ठीक। और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करें, क्योंकि आरएस का भी जो नया पैटर्न है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रीलिम्स में भी और मुख्य परीक्षा में भी। तो हम अगर कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों, इंफॉर्मेशन और एनालिसिस दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं तो हमारा प्रीलिम्स भी होगा, मुख्य परीक्षा भी होगा, और साथ ही साथ हम बेहतर निबंध लेखन भी कर पाएंगे और हम इंटरव्यू में, साक्षात्कार में भी अच्छे से अपने प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो पढ़ने का तरीका सिंपली ये होना चाहिए कि आप एकदम फैक्चुअल एनालिटिकल कंबाइन स्टडी करें, जिसमें इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, कॉन्सेप्ट का एक कॉम्बिनेशन हो। मीन्स कि आपको टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक पे फोकस करना है। जैसे मैं आपको साइक्लोन पढ़ा रहा हूँ, तो चक्रवात क्या है हम पढ़ेंगे, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है पढ़ेंगे, चक्रवात के प्रकार कितने हैं हम पढ़ेंगे, उष्ण चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात में अंतर क्या है ये भी स्पष्ट होगा, किस अक्षांश में कौन उत्पन्न होता है स्पष्ट होगा। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे उत्पन्न होते हैं, कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ उनके प्रभाव हैं, सब पढ़ेंगे। ऐसे ही शीतोष्ण चक्रवात के पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन कहीं से पूछा जाए कि टॉर्नेडो कहाँ है, टाइफून कहाँ है, हरिकेन कहाँ है, विली विली कहाँ है, पछुआ विक्षोभ किस प्रकार का साइक्लोन है, तो हम हर प्रश्न का जवाब प्रीलिम्स में वैकल्पिक विकल्प को देखकर भी दे सकते हैं, और मुख्य परीक्षा में जब पूछा जाए तो हम हरिकेन के बारे में भी 15 शब्द लिख सकते हैं, और ज़रूरत हुई तो हम 50 वर्ड्स भी लिख सकते हैं, और चक्रवात की उत्पत्ति पूछ दी जाए तो हम 100 वर्ड्स में भी उसका आंसर लिख सकते हैं। तो कंबाइन स्टडी मीन्स एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन, एनालिसिस सबको कंबाइन करके पढ़ने की आदत डालनी होगी। और जिस दिन जो बच्चा इस तरह का स्टडी करना शुरू कर देता है वह जीत जाता है। मैं संजीव शर्मा हूँ, दिल्ली से हूँ, और मैं सम्यक आईएएस पे आपको ज्योग्राफी गाइड करूँगा, और मैं इसीलिए ज्योग्राफी को लेकर के स्ट्रेटजी अपनी डिस्कस कर रहा हूँ। मैं कई वर्षों में से राजस्थान में क्लासेस आकर लेता रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ जानते भी होंगे, बहुत सारे सफल छात्र भी जुड़े हुए हैं राजस्थान से। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग जब आपको पढ़ाते हैं तो आप आरएस पूरा का पूरा क्रैक करें, मीन्स आरएस के रिजल्ट को फाइनल आप अचीव करें, और हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सिलेबस से कि आपका पाठ्यक्रम है क्या, क्योंकि पाठ्यक्रम को देखेंगे तभी हम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। आरएस सिलेबस भूगोल हमारा पूरा का पूरा फोकस है कि आरएस सिलेबस का भूगोल क्या है, पहले है हम उसको समझें। प्रारंभिक परीक्षा में अगर भूगोल के पाठ्यक्रम को आप देखें तो लिखा हुआ है भौतिक विशेषताएं फर्स्ट, फिर पर्यावरण पारिस्थितिकी मुद्दे, वन्य जीव जंतु, जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। अब इतने पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स हैं विश्व के भूगोल में। इसको देखकर शायद ये भ्रम हो कि ये पांचों एक समान स्तर के टॉपिक हैं और पांचों में एक समान समय दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको मैं बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हाफ एन आवर का टॉपिक है, औद्योगिक प्रदेश 1 घंटे पढ़ सकते हो, 1 घंटे में पढ़ सकते हो, ठीक। वन्य जीव जंतु, जैव विविधता आप 2 से 3 घंटे में पढ़ सकते हो। पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी मुद्दे आप इसको 5 आवर से पढ़ सकते हो। लेकिन विश्व के भौतिक विशेषताएं जो एक लाइन में दिया हुआ है, ये सिलेबस का 80% समय लेता है। 80% समय, 80% समय आपको यहाँ देना है। ये 80% समय वाला 80% सिलेबस यही है, और बाकी 20% सिलेबस है। तो अगर आप इक्वल रूप से सोचेंगे तो सब एक समान नहीं है, क्योंकि भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपको, विश्व की भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत आपको भू आकृति विज्ञान,
या अर्थात स्थलाकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान का अध्ययन करना है। ठीक है, तो विश्व के भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक बड़ा सा सेक्टर है और मिट्टी का भी अध्ययन करना चाहिए। विश्व की मिट्टियां भी मेन जो मिट्टी है वहां से भी प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो विश्व की मिट्टी पढ़ते समय भारत की मिट्टी पढ़ो। जब हम भूआकृति विज्ञान आप पढ़ोगे तो भूआकृति विज्ञान में जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक, महाद्वीपीय विस्थापन जैसे टॉपिक, पृथ्वी की भूआकृतियां, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल जैसे टॉपिक आप पढ़ते हो। इसके अलावा आप इसमें पर्वत निर्माण जैसे टॉपिक को ही पढ़ते हो। तो जैसे वलित पर्वत क्या है, वलन क्या है, भ्रंशन क्या है, भ्रंश वगैरह भी पढ़ते हो। तो एक बड़ा सा सेक्शन केवल भूआकृति विज्ञान का है। लेकिन जब आप प्लेट विवर्तनिकी पढ़ रहे होते हो तो इसी समय आपको पढ़ लेना है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी द्वारा हम नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति भी पढ़ाएंगे। तो आपको हिमालय की उत्पत्ति यहीं पढ़ना है, अर्थात इंडिया का वह फिजिकल ज्योग्राफी में उत्पत्ति का जो सिद्धांत है हिमालय का, वह आप यहीं पे समझ लोगे। ठीक, जब जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हो तो जलवायु विज्ञान में मौसम, जलवायु, वायुमंडल की संरचना, तापमान, वायुदाब, पवन प्रणालियां, चक्रवात, प्रति चक्रवात ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हो। ठीक, विश्व की जलवायु प्रदेश पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार के टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो तो जलवायु की एक बेहतर समझ आपको बन जाती है। तो इसी समय आपको भारत की जलवायु ही पढ़ लेना है, अर्थात भारत में मॉनसून जो भारत की जलवायु के मुख्य निर्धारक तत्व है, निर्धारक मौसमी दशा है, जलवायु की दशा है। तो मानसून की उत्पत्ति, भारत में वर्षा का वितरण और उसी से भारत में ग्रीष्मकाल, शीतकाल की अवधारणा आपको पढ़ लेना है। जब हम चक्रवात पढ़ रहे होते हैं तो उसी समय भारत में चक्रवात, भारत में पछुआ, विक्षोभ, शीतोष्ण चक्रवात, भारत में उष्ण चक्रवात को पढ़ लेना है, ताकि चक्रवात हमने कॉमन पढ़ा, चक्रवात एक कॉमन है, उसकी उत्पत्ति एक प्रकार से हम पढ़ेंगे, लेकिन भारत में आते ही भारत के एग्जाम्पल देंगे, जैसे काल वैसाखी, बसंत ऋतु की तूफानी वर्षा, मानसून पूर्व की वर्षा, आम्रवृष्टि, ये सभी क्या हैं, उष्ण चक्रवातों के भारत में नाम है। ठीक ऐसे ही शीतोष्ण चक्रवातों को जो भारत में प्रवेश करती हैं उसे हम पछुआ विक्षोभ कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड भारत की टॉपिक को साथ साथ पढ़ते चले जाइए, तो इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। और एक साथ फिजिकल की थ्योरीज और इंडिया में एप्लीकेशंस साथ साथ करें तो आपको विषय को लेकर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे बड़ा खंड ये है, इसमें हम ज़्यादा समय देते हैं। फिर समुद्र विज्ञान में कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे इसमें आप पढ़ते हो समुद्री जलधारा, जहाँ से प्रश्न आता है, सागरीय लवणता, सागर नीतल स्थलाकृतियां, प्रवाल संरचना, ज्वार भाटा, ऐसे टॉपिक से लगातार प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जाते रहे हैं और मेंस में भी पूछे जाते रहे हैं। मतलब आप जब यहाँ भौतिक विशेषता पढ़ते हो तो ये समान रूप से प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टॉपिक है। कोई भी ऐसा प्रीलिम्स का टॉपिक नहीं है जो मेंस का टॉपिक नहीं है, इसलिए एकदम डिवीज़न करना ठीक नहीं होता। हाँ, मुख्य परीक्षा में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ दी गई हैं ताकि हम उसे अलग से फोकस करें, वो मैं आपको सिलेबस में दिखाऊंगा। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी दोनों का एक जैसा ही पढ़ना है। दोनों में विश्व की भौतिक विशेषताओं प्रीलिम्स और मेंस का कॉमन है, कहीं कोई अलग अंतर नहीं है। बस मेंस में आपको जो प्रीलिम्स में आप पढ़ते हो, याद रखते हो, मुख्य परीक्षा में उसे लिखना है 15 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में। ठीक है ना। जब आपको पूछा जाए प्लेट क्या है तो 15 शब्द के क्वेश्चन होंगे। प्लेट विवर्तनिकी को समझाइए तो 50 शब्द के क्वेश्चन होंगे। प्लेट विवर्तनिकी द्वारा वलित पर्वतों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझाइए तभी 100 शब्द के क्वेश्चन होंगे। बस फर्क यही है। अगर पूछा जाए भूकंप मूल या अधिकेंद्र क्या है तो 15 शब्द के होंगे। भूकंप की उत्पत्ति के कारणों को समझाएं, 100 शब्द के होंगे। भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल क्या है उसको समझाइए, 50 शब्द के क्वेश्चन होंगे। तो हम जो पढ़ते हैं उसी से 15 शब्द, उसी से 50 शब्द, उसी से 100 शब्द। मीन्स आप टॉपिक पढ़िए, आप उसे 15-15 शब्दों में बांट कर क्वेश्चंस तैयार करने की जरूरत नहीं होती। आप जब भूकंप मूल पढ़ेंगे तो उसकी परिभाषा ही 15 शब्द में आएगी। फिर विशेषता पे जाएंगे तो 50 शब्द, व्याख्या में जाएंगे तो 100 शब्द। तो
कोई भी टॉपिक उठाया जाए, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी क्या है, हम 15 शब्द में डिफिनेशन कर सकते हैं। तो पहला लाइन डिफिनेशन 15 शब्द, थोड़ा उसकी विशेषता 50 शब्द, एलिबोरेशन प्रक्रिया पूरी बतानी 100 शब्द, 100 वर्ड, यही है। तो हर टॉपिक में ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला भौतिक विशेषता भी हमने आपको बताया क्या क्या टॉपिक है। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी मुद्दे। अब पर्यावरणीय पारिस्थितिकी मुद्दे क्या है, सब लोग जानते हैं, जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, यही तो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, और जलवायु परिवर्तन। तो ये पर्यावरणीय मुद्दे हो गए, इस पे हमें पकड़ बनानी है। ग्लोबल वार्मिंग समझना है, ओजोन क्षरण समझना है, इसमें अपडेट रहना है, थोड़ा करंट से जुड़ के देखना है। जैसे वर्ल्ड कार्बन रिपोर्ट 2018 आई है तो उसे जानना है। आईपीसीसी ने 2018 में नया रिपोर्ट दिया, उसको जानना है। पेरिस संधि को जानना है, किगाली समझौता जानना है। 2019 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ, उसको जानना है न्यूयॉर्क में। तो कॉप जानना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जाननी है। तो जितनी संधियां हैं, सम्मेलन है, उसे भी जानना है। और पर्यावरणीय मुद्दे ही केवल नहीं जानने हैं, मुद्दे को से जितनी जुड़ी हुई नई नई बातें हैं उसको भी समझना है। ये प्रीलिम्स हुआ। वन्य जीव जंतु एवं जैव विविधता की बात कीजिए, तो जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बायोडायवर्सिटी। तो जैव विविधता से, जैव विविधता है क्या, जैव विविधता शब्द किसने दिया, जैव विविधता कितने प्रकार हैं, प्रजाति, अनुवंशिक, तो ये पूरा पढ़ना है आपको। जैव विविधता में अपने आप जीव जंतु छुपे हुए हैं, कोई जीव जंतु अलग से नहीं रटना है आपको कि कौन सा जंतु कहाँ पाया जाता है। इतने सारे जंतु हैं, 4 करोड़ प्रजातियां हैं। तो जैव विविधता के साथ अपने आप इसे पढ़ते हुए जाएंगे, किस प्रकार के वन में, किस प्रकार के बायोम में, किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये अपने आप साथ साथ जैव विविधता। तो जैव विविधता क्या है, यही केवल नहीं पढ़ना है। जैव विविधता का प्रकार, जैव विविधता के क्षेत्र, जैसे आर्द्रभूमि, वेटलैंड, मैंग्रोव प्रदेश, प्रवाल संरचना के क्षेत्र, जैव विविधता में ह्रास कैसे हो रहा है, डिक्लाइनेशन कैसे हो रहा है, डिक्लाइन कैसे कर रहा है, हम इस पर बात करेंगे। जैव विविधता के ह्रास के कारणों को समझेंगे। फिर साथ साथ जितनी भी जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें हैं, जैसे जैव विविधता हॉट स्पॉट, रेड डाटा बुक क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियां क्या हैं, विलुप्त प्रजातियां किसे कहते हैं, ग्रीन बुक क्या है, गुलाबी पृष्ठ क्या है, पिंक पेज क्या है, ग्रीन पेज क्या है, रेड डाटा बुक क्या है। ऐसी बहुत सारी बातें, मतलब जो पढ़ो जैव विविधता से जुड़ी हुई हर बातों को आपको समझना होगा। फिर जैव विविधता संरक्षण आपको पढ़ना होगा। लिखा हुआ कम है, पढ़ना ज़्यादा है। आपको पढ़ना है जैव विविधता संरक्षण, इन सीटू संरक्षण, एक्स सीटू संरक्षण, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको जानना है। तो हम इस तरह से बात करें। जैव विविधता के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है, वो आपको जानना चाहिए। कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, सीबीडी संधि आपको जानना है। कार्टिजिना प्रोटोकॉल क्या है, नगोया प्रोटोकॉल क्या है, आपको जैव विविधता पे पूरी जानकारी रखनी है। क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में नहीं छूटने वाला। अब यहां तक तो आपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा। अब ये तो पूरा का पूरा फैक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग 5-6 जलमार्ग हैं। अब उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, दक्षिण अटलांटिक जलमार्ग, प्रशांत जलमार्ग, केप ऑफ गुड होप मार्ग, स्वेज मार्ग, पनामा मार्ग, हिंद महासागरीय मार्ग। मीन्स ये आधे घंटे का, पौन घंटे का, 1 घंटे का टॉपिक है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र फैक्चुअल है। आपको अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश, ग्रेट लेक्स प्रदेश, बेसिक जानकारी रखनी है। यूरोप का फ्लैंडर्स प्रदेश, मिडलैंड बेसिन प्रदेश। तो इस तरह से बेसिक जानकारी। और यहीं पे आप भारत के औद्योगिक प्रदेश भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश, छोटानागपुर औद्योगिक प्रदेश, और कौन सा औद्योगिक प्रदेश, मुंबई अहमदाबाद औद्योगिक प्रदेश, कौन सा औद्योगिक प्रदेश डेवलप है, नहीं डेवलप है, किस प्रकार के रिसोर्स पर आधारित है, संसाधन पर आधारित है। जैसे आपका मेंस में क्वेश्चन पूछा था, छोटानागपुर औद्योगिक प्रदेश पिछड़ा हुआ क्यों है। तो ऐसे सवाल यहां से आ रहे हैं। तो ये तो फैक्चुअल हो गया। यहां फैक्ट्स कॉन्सेप्ट दोनों हैं। तो ये विश्व के भूगोल का आपका पूरा सिलेबस था। अब भारत के भूगोल में आइए। कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ फैक्ट हैं। कॉन्सेप्ट में
और फैक्ट में पहला टॉपिक भौतिक विशेषता और मुख्य भूभौतिक विभाजन। जैसे भारत को आप भौतिक दृष्टिकोण से जो बांटते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं, खूब आते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश, द्वीप समूह। और देखिए यहाँ से कितने प्रश्न आए हैं, चाहे हिमालय को लेकर हो, नुब्रा घाटी हो, चाहे तटीय मैदानी प्रदेशों का वर्गीकरण हो, चाहे बांगर, खादर, भांवर, तराई हो। तो ऐसे कई सवाल यहाँ से आते रहते हैं। आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। तो यहाँ आपको पांचों का पांच जो मुख्य भारत में विभाजन है, भूआकृति विभाजन है, भौतिक विभाजन है, उसको पढ़ना है और उसके अंतर्गत की छोटी छोटी बातों को ही पढ़ना है। जैसे मर्ग कहाँ, मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, मर्ग, बुग्याल प्यार, दून की घाटी, दुआर की घाटी, इसी तरह की बात। सिगार घाटी, नुब्रा घाटी, सोडा का मैदान पूछ दिया जाए तो हम बेसिक जानकारी रखते हुए ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है, तो इस तरह कई सवाल का जवाब आपको इस टॉपिक से प्राप्त करना है। इसके बाद कृषि एवं कृषि संबंधित आधारित गतिविधियां। अब यहाँ पर से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? कृषि, तो भारत में कृषि की सामान्य जानकारी रखनी है, कृषि का स्वरूप कैसा है, विशेषताएं जाननी है। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, ये तीनों हैं क्या, इसको जानना है। खरीफ, रबी, जायद जानेंगे तो फसलों के लिए दशाएं भी जान जाएंगे आप। और संबंधित गतिविधियों का मतलब क्या हो गया, कृषि है, मत्स्यन है, पशुपालन है, तो जो भी गतिविधियां कृषि पर आधारित हैं हम उसको जान सकते हैं यहाँ पर। तो कृषि से संबंधित बेसिक जानकारी आपको। खनिजों में मेंशन किया हुआ है आपको लोहा, मैंगनीज, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज। ये एकदम फैक्ट हो गया, ये पूरा का पूरा फैक्चुअल हो गया, ये फैक्चुअल हो गया। फैक्चुअल, ये दोनों कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों हैं, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट है। यहां तो रटना है, लोहा कहाँ, मैंगनीज कहाँ, किस प्रकार की चट्टान में है, किस एरिया में है, ठीक है। सेल और सेल में पर आधारित खनिज, मुख्य परीक्षा में भी सिलेबस है इस तरह का। प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास। प्रमुख उद्योग ये भी एक प्रकार से फैक्चुअल है। लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग जो भारत के प्रमुख उद्योग हैं, जूट उद्योग, कागज उद्योग, रसायन उद्योग। तो भारत में जो प्रमुख उद्योग हैं, पारंपरिक रूप से ये ना कह के स्वतंत्रता के बाद जो उद्योग बहुत डेवलप हुए या स्वतंत्रता के पहले से जो कई डेवलप हो गए थे, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, तो कुछ प्रमुख उद्योगों को आप लिस्ट बनाकर रट जाना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है ज्यादा, कॉन्सेप्ट तो थोड़े बहुत सब जगह होते हैं। उद्योग का लिस्ट बनाइए, उद्योग की स्थापना कब हुई और उद्योग फिर कैसे आगे बढ़ा, हम कुछ प्रमुख उद्योगों को यहाँ देखेंगे। सॉरी, परिवहन, तो ये भी पूरा फैक्ट हो गया। परिवहन भी फैक्ट है। परिवहन, मुख्य परिवहन मार्ग कौन कौन है। अब इसमें आप बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं, वो लगातार बन रहे हैं, उसको बहुत रटना मुश्किल होता है, फिर भी कुछ प्रमुख नेशनल हाईवे को आप देख सकते हैं। यहाँ पे सड़क की परियोजनाएं वगैरह नई नई चली थी, वो सब बड़ा महत्वपूर्ण थी। जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर योजना, फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इस तरह की सड़क परिवहन की कुछ परियोजनाओं को आप ध्यान में रखिए। कोई नई चीजें हैं तो ग्रीन कॉरिडोर क्या है, ग्रीन कॉरिडोर। जल परिवहन में अंतर्देशीय जल परिवहन की कुछ प्रमुख हैं, नेशनल वाटरवेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसको आपको देखना है। तो अब रेलवे मार्ग का स्टेशन नहीं रखना है, हाँ रेलवे में कितनी जोन वगैरह है वो याद रखना है। तो परिवहन में आपको जल परिवहन और सड़क परिवहन में जो नई परियोजनाएं हैं, रेलवे में जो नई परियोजनाएं हैं, जैसे बुलेट ट्रेन परियोजना चल रही हैं, माल गलियारा बन रहा है, फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, तो हम इन चीजों को यहां देखेंगे। तो ये भी फैक्चुअल और एक तरह से करंट बेस्ड हो जाता है। फिर प्राकृतिक संसाधन का टॉपिक है। प्राकृतिक संसाधन जैसे भारत में वन संसाधन, मृदा संसाधन, जल संसाधन, तो रिसोर्स बहुत सारे होते हैं, तो हम रिसोर्स के बारे में जानेंगे। खनिज संसाधन अब पहले पढ़ चुके होते हो, कृषि संसाधन पहले पढ़ चुके होते हो,
कृषि भी तो संसाधन है, तो वन संसाधन, जल संसाधन और पशुपालन भी संसाधन है। चाहो तो पशुपालन भी आप थोड़ा पढ़ सकते हो इसमें। तो क्वेश्चन का पैटर्न भी देखेंगे और देखेंगे। यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है पर्यावरणीय समस्याएं तथा पारिस्थितिकी मुद्दे। इसको तो आप विश्व के साथ ही पढ़ोगे, तो विश्व भूगोल के साथ ही पढ़ना है आपको, तो विश्व भूगोल के साथ ही आप इसे पढ़ोगे। जब विश्व में पर्यावरणीय मुद्दे पढ़ेंगे विश्व के भूगोल में, वहीं पे भारत के पर्यावरणीय मुद्दे साथ साथ चलेंगे, कोई अलग से मुद्दे नहीं है। भारत भी पर्यावरणीय प्रदूषण से प्रभावित है, भारत पर भी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हो रहा है हिमालय क्षेत्रों में। तो भारत में पर्यावरणीय मुद्दे पर्यावरणीय प्रदूषण ही हैं, और जैव विविधता ह्रास भी मुद्दा हो जाता है, एसिड रेन मुद्दा है, अम्ल वर्षा मुद्दा है। हम इन सबों को देखेंगे। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में बहुत एक संतुलन रखने की जरूरत है। फैक्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है, करंट बेस्ड टॉपिक भी हैं। हम अब जितने नेशनल हाईवे रटना शुरू करेंगे तो हम गलत डायरेक्शन में हैं। रेलवे के कितने रूट हैं, हर रूट को हम रटेंगे तो गलत डायरेक्शन में हैं। हम बहुत सारे अनावश्यक फैक्ट को नहीं पढ़ेंगे और क्वेश्चंस वहाँ से ऐसे नहीं आते परेशान करने वाले। आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिएगा, आपको लग जाएगा कि हम लोग सही दिशा में पढ़ें तो बात बनेगी। अगर हम मुख्य परीक्षा का देखें तो देखिए कितना सिमिलरिटी है और एक जैसी चीज़ें हैं। तो मुख्य परीक्षा तृतीय प्रश्न पत्र द्वितीय में है, इकाई थर्ड में है, पृथ्वी विज्ञान अर्थ साइंस के रूप में, जिसे भूगोल और भू विज्ञान दोनों का सिलेबस है। इसमें भूगोल का जो पाठ्यक्रम है वह फिर देखिए कॉमन है, बस लिखने का तरीका बदल दिया गया। जैसे प्रमुख भौतिक भू आकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, झील, हिमनद, यह फैक्चुअल दिख गया, पहला ही फैक्चुअल है। तो भू आकृति विज्ञान पढ़ते हैं तो उसके साथ ही पर्वत, पठार, मैदान की लिस्ट आपको बनाना है, और कई हम पढ़ते भी जाते हैं। ठीक, ये फैक्चुअल हो गया, फैक्ट्स बेस्ड है। भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रकार, वितरण और प्रभाव, ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों है। यह कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों है। यहां से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। भूकंप की उत्पत्ति, भूकंपीय तरंगें, भूकंप मूल, अधिकेंद्र, भूकंप का मापन, रिचर स्केल क्या है, संशोधित मार्केलिय स्केल क्या है, भूकंप का परिमाण क्या होता है, भूकंप की तीव्रता क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, पूरी बात समझनी है। बहुत लोग भूकंप की तीव्रता को ही परिमाण मान लेते हैं, और अधिकांश मैंने देखा है लोग बोलते हैं कि भूकंप की तीव्रता को रिचर स्केल पे मापा जाता है। रिचर स्केल तीव्रता नहीं मापता, मैग्नीट्यूड मापता है। तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी है, और रिचर स्केल पे हम मैग्नीट्यूड या परिमाण मापते हैं, मैग्नीट्यूड मापते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको पढ़ाई जाएगी हम लोग के थ्रू। प्रकार, वितरण और प्रभाव हम देखेंगे। तो भूकंप और ज्वालामुखी में ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, दरारी उद्गार, केंद्रीय उद्गार, उसके पहले आंतरिक ज्वालामुखी, बाह्य ज्वालामुखी, क्रेटर, कार्डेरा, ज्वालामुखी क्षेत्रों का वितरण। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के साथ ही ये हम प्रीलिम्स में ही आप पढ़ लेते हैं। तो अब यहाँ मेंस में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत मेंशन नहीं किया है, भौतिक विशेषताएं मेंशन नहीं की गई है, तो प्रीलिम्स में यहाँ सिलेबस ज़्यादा बड़ा है। प्रीलिम्स में विश्व के भौतिक भूगोल का पाठ्यक्रम ज़्यादा बड़ा है, मुख्य परीक्षा में बहुत छोटा कर दिया गया है। तो ये ज्वालामुखी और भूकंप, यहाँ पर्वत, पठार, मैदान, झीलें फैक्चुअल तरीके से दी गई हैं। लेकिन जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़े हुए हो तो उसमें पर्वत का निर्माण भी पढ़ लेते हो, भ्रंश पढ़े हो तो भ्रंशोत्तर पर्वत भी पढ़ लेते हो, ज्वालामुखी पढ़ते हैं तो ज्वालामुखी पठार भी पढ़ चुके होते हैं। हम मैदानों की थोड़े बहुत लिस्टिंग हम अलग से कर लेंगे, जो भी वैश्विक स्तर पे मैदान बने हैं वो थोड़ा बहुत लिस्ट हम बना लेंगे, तो आप उसको सब चीज़ें तैयार कर सकते हो। झील क्या है, फैक्चुअल चीज़ें हैं। लैगून झील, हिम निर्मित झील, गोखुर झील, कास्ट प्रदेश की झील, कास्ट झील, भूकंप से निर्मित झील, विवर्तनिक झील। तो ऐसे कई प्रकार के झील का, क्रेटर झील, कार्डेरा झील, ऐसे झीलों की लिस्ट फैक्चुअल है, कम समय में करने वाले। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी, ये टाइम पीरियड आपको बताना है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड बताना है। यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आते हैं।
पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से वर्तमान तक पृथ्वी को कितनी भूगर्भीय कालों में बांटा गया है और उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। कई क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जैसे यहीं से अगर देखा जाए तो सबसे पुराना काल था एजोइक, फिर पैलेजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर सिएनोजोइक और सबसे अंत में नियोजोइक। और इसको सब डिवाइड किया जाता है प्री कैम्ब्रियन, पहले आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ओर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, ऐसे करके हम आते हैं होलोसीन काल तक। तो पूरा का पूरा एक चार्ट है जो आपको याद हो जाएगा। साथ में हम फिर देखेंगे किस किस समय में कौन सी घटना घटित हुई। यहीं पे आप पढ़ लोगे पर्वतीकरण, माउंटेन ओरोजेनेसिस कब कब हुआ, माउंटेन बिल्डिंग कब कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण, कैलिडोनियन पर्वतीकरण, हर्सिनियन पर्वतीकरण, अल्पाइन पर्वतीकरण। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप पढ़ोगे तो आप सब कुछ जान जाओगे। समसामयिकी भूराजनीतिक समस्याएं, समसामयिकी भूराजनीतिक समस्याएं, इसमें हम करेंट जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम और इश्यूज को देखेंगे। और इसमें करंट का मतलब एक ही साल की नहीं, जो चल रही है, जो अभी भी चर्चा में है। जैसे हिंद महासागर की भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, वहां डियो गार्सिया का क्या महत्व है, चीन ने कैसे स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया है। तो स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चीन का है, मोतियों का माला घेरने की रणनीति, उसको देखेंगे। भारत ने हिंद महासागर में कहां कहां आइलैंड किसी देश से लिया है कि कैसे हम डेवलप कर रहे हैं। चाबहार बंदरगाह का कॉन्सेप्ट, ग्वादर बंदरगाह का कॉन्सेप्ट, चीन का श्रीलंका में बंदरगाह बनाना, कोको द्वीप पर कब्जा करना, कोको द्वीप पर उसका सैन्य अड्डा का होना। तो हम हिंद महासागर की पूरी व्याख्या, सी पेक देखेंगे, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह क्या है, मतलब पूरा एक एनालिसिस। भारत पाकिस्तान सीमा विवाद, भारत चीन सीमा विवाद, डोकलाम विवाद, अभी फिंगर वाला विवाद जो लद्दाख में विवाद चल रहा है। ऐसे विभिन्न विवादों को देखते हुए भूराजनीतिक समस्याओं पर आपको चर्चा करना है। ये करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और अपने 4-5 सालों की घटना और ऐसी ऐतिहासिक भूराजनीतिक समस्याओं को भी देखना है जो वर्तमान में भी जुड़ी हुई है। और यहाँ आपको भारत के संदर्भ में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दक्षिण चीन सागर पूछा जा सकता है, दुनिया में और भी जो विवादित क्षेत्र हैं वहाँ से क्वेश्चन। अब दक्षिण चीन सागर में विवाद हुआ बहुत ज़्यादा, अभी विवादित है वो, चीन वहाँ उलझा हुआ है। तो ऐसे सवालों का जवाब हमें यहाँ से देना है। तो बहुत क्लियर कट आपका सिलेबस है और कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। भारत में आइए, अब यहाँ एकदम फैक्चुअल हो जाता है कोई चीज़ें, बहुत फैक्चुअल। जैसे भारत के पर्वत, पठार, मैदान पढ़ना है, भारत की झील और हिमनद को पढ़ना है, भारत में कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से हिमनद हैं, उसको पढ़ना है। ठीक है ना, रट जाना है आपको। कुछ समझने की चीज़ें भी हैं। तो मैं भारत के पर्वत जो हिमालय पढ़ चुके हो, पठार के पर्वत पढ़ चुके हो, तो आपको लिस्टिंग कहाँ काराकोरम है, कहाँ लद्दाख है, कहाँ जांस्कर है, पीर पंजाल है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, हिंदू कुश, सुलेमान, किर्थर, अराकान, योमा, जितने भी पर्वत है हिमालय से संबंधित आपको पढ़ना है। ऐसे ही पर्वत आपको दक्षिण के भारत के पर्वतों को पढ़ना है, अरावली के बारे में, विंध्यन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी और भी जितने पर्वत हो सकते हैं। ऐसे ही पठार पढ़ेंगे, लद्दाख का पठार से लेकर के नीचे, दक्कन कलावा पठार, आर्किन पठार, बुंदेलखंड, काठियावाड़, जितने भी पठार हैं, रायलसीमा, तेलंगाना। अर्थात फैक्चुअल चीज़ें हो गई। फिर ऊपर का पॉइंट क्या हो गया, ये पूरा का पूरा फैक्ट हो गया। और ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये दोनों एक ही टॉपिक है। जब भारत को भूआकृतिक प्रदेश में विभाजित करेंगे तो इसी भूआकृतिक प्रदेश में पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश भी आएंगे। और जब आप हिमालय में जाएंगे तो हिमालय में ही तो हिमनद है, और हिमालय में हिमनद से बनी हुई कई झील हैं। बाकी अधिकांश झील तो राजस्थान से ही पूछा जाता है आरएस में, क्योंकि राजस्थान में खुद इतने सारे झील हैं। तो एक लिस्ट, फिर इसका लिस्ट ले लीजिए, पढ़िए। दूसरा चैप्टर जो है कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, अच्छा, भूआकृतिक प्रदेश में वही पढ़ना है जैसे पेटी में पढ़ा था। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह, सबके बारे में विस्तार से जानिए। और जहां से प्रश्न पूछा जाए आप उसका जवाब देने में सक्षम हो जाए।
यही है कहानी। अब जलवायु कॉन्सेप्चुअल, मॉनसून की उत्पत्ति। तो मॉनसून की पूरी अवधारणा, केवल उत्पत्ति नहीं, क्योंकि मॉनसून को समझेंगे तब ऋतु समझेंगे। भारत में मॉनसून से ही ऋतु जुड़ी हुई है, ग्रीष्मकालीन मॉनसून, शीतकालीन मॉनसून, पूरी बात हम समझेंगे। वर्षा का वितरण, मॉनसूनी वर्षा कैसे कैसे, तो दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी वर्षा, उत्तरी पूर्वी मॉनसूनी वर्षा, फिर दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा कैसे कैसे भारत में वर्षा करती है, किन क्षेत्रों में करती हैं, पूरा एनालिसिस यहां करना है। जलवायु प्रदेश, इसमें कुछ संकेत के साथ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जलवायु प्रदेश में मुख्यतः कोपेन का जलवायु वर्गीकरण योजना से क्वेश्चन आते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय वर्षा ऋतु की जलवायु, मॉनसूनी पतझड़ जलवायु, शुष्क जलवायु, ऐसे करके हम डिवाइड करेंगे। हिमालय पर्वतीय प्रदेश की जलवायु, तो भारत को हम कोपेन के हिसाब से बांटेंगे। ए जलवायु, एस जलवायु, बी एस जलवायु, एक वर्गीकरण फिक्स है वो पढ़ेंगे आप, वहां से क्वेश्चन आएगा। संकेत मैं समझाऊंगा, संकेत के आधार पर अर्थ होते हैं, तो संकेत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप जवाब देंगे। तो सिंपल सा जलवायु प्रदेश सिंपल है। मुख्य टॉपिक है मॉनसून और मॉनसूनी वर्षा का वितरण। जलवायु अपने आप उसी से जुड़ा हुआ है। जब मॉनसूनी वर्षा का वितरण हम देख लेंगे तो कहाँ अधिक वर्षा है, कहाँ कम वर्षा है, वही तो जलवायु प्रदेश में यूज होना है। कहाँ शुष्क प्रदेश है, कहाँ आर्द्र प्रदेश है, हम जान लेंगे। तापमान तो भारत में एक जैसे ही रहने हैं, क्योंकि भारत उष्णकटिबंध में है। तो हिमालय को छोड़ दें तो बाकी जगह में तो लगभग तापमान की दिशाएं लगभग एक जैसी होती हैं। एग्जैक्ट तो एक नहीं हो सकती, तो फिर भी भारत की जलवायु लगभग एक जैसी हर जगह है। यह कॉन्सेप्ट है, हमने कहा यह फैक्ट है। प्राकृतिक संसाधन, अब रिसोर्स पीटी में भी पढ़ते हो, यहां मेंशन कर दिया है। जल संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन। भारत की मिट्टी पढ़ेंगे, भारत के जल के बारे में पढ़ेंगे। जल में थोड़ा नदियों के बारे में जानेंगे, सिंचाई के बारे में जानेंगे। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हम यह जान सकते हैं कि भारत में सतही जल और भूमिगत जल के कितने भंडार हैं। तो थोड़ा सा वर्षा की औसत मात्रा कितनी है और जल संसाधनों का सही उपयोग क्या हो रहा है, क्या चुनौती है जल संसाधन के उपयोग में, जल संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए क्या किया जाना चाहिए, सलाह, ऐसे सवाल यहां बनते हैं। वन संसाधन, उष्ण सदाबहार वन, मानसूनी पतझड़ वन, ऐसे करके जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उसके बारे में जानेंगे। सेल एवं खनिज, वहां पढ़े सेल एवं खनिज, किस किस सेल में किस प्रकार के खनिज हैं हम ये जानेंगे। जैसे भारत में आर्कियन चट्टानों में आणविक खनिज है, धारवाड़ संरचना में धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिज है, विंध्यन में अधात्विक, टर्सरी में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस है। तो हम सेल क्रम और उसके साथ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं हम उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो रिसोर्स की क्लास के साथ ये सभी चीजें कवर होती जाएंगी आपकी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका थोड़ा भी छूटेगा और आपके प्रश्न का उत्तर भी आपको मिलेगा। फिर लास्ट में जनसंख्या, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या। बोलिए इंफॉर्मेशन ही तो है, ये भी फैक्ट है एक तरह से। तो फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो सब जगह रहेगा और ये फैक्ट है ज्यादा, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन लिंगानुपात में फैक्ट यह है कि लिंगानुपात कहाँ अधिक है कहाँ कम है, कॉन्सेप्ट यह है कि लिंगानुपात कम क्यों है, कहीं लिंगानुपात में सुधार कैसे हो रहा है, लिंग भेद है कि नहीं भारत में। तो यहाँ फैक्ट कॉन्सेप्ट दोनों यहाँ भी है। विधि, जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है भारत में, कौन कौन से सामाजिक कारक है, कौन कौन से आर्थिक कारक है, कौन कौन से भौतिक कारक है, भौगोलिक कारक है। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों के साथ। तो ये आपका भारत के भूगोल का पाठ्यक्रम है मुख्य परीक्षा में। तो पाठ्यक्रम को आप देख लेंगे मैक्सिमम चीजें कॉमन है। हाँ, अब जनसंख्या पीटी में नहीं दिया गया, लेकिन क्या पॉपुलेशन से क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, वो आप यहाँ पढ़ोगे तो वहाँ ही फायदा होगा। रिसोर्स प्रीलिम्स में भी है, मॉनसून प्रीलिम्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट तो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। तो प्रीलिम्स और मेंस का मतलब हुआ कि अब आपको पढ़ना क्या है। देखिए, अब आपको पढ़ना है भूगोल,
भूगोल पढ़ना है, हाँ सिलेबस को केंद्र में रख के पढ़ना है तो भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। सबसे बड़ा खंड भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और विश्व की मृदा के बारे में भी जानेंगे, मिट्टी के बारे में भी। फिर आप आ जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया का पूरा फिजिकल पढ़ेंगे, फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे, इंडिया का पर्वत पठार मैदान सब पढ़ेंगे। फिर आप आ जाएंगे इकोनॉमी पे चले जाएंगे, इकोनॉमी में विश्व का संसाधन पढ़ लेंगे। जैसे विश्व में जो खनिज कहाँ है वो पढ़ेंगे, विश्व का औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे और भारत का भी पढ़ेंगे। तो रिसोर्स हम भारत का भी साथ साथ पढ़ेंगे, हम मतलब अलग अलग से ही पढ़ेंगे लेकिन भारत का रिसोर्स भी हमें पढ़ना है। पॉपुलेशन आपके ज्योग्राफी के सिलेबस में नहीं डाला हुआ है, प्रीलिम्स में हम यहां पढ़ लेंगे। तो ये आपका पाठ्यक्रम है, मीन्स कि पाठ्यक्रम की अच्छी पकड़ आप अगर रखते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होती है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिए गए हैं ताकि कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से भी आप समझ सकें कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ठीक है ना। अब जैसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। भारतीय बांगर और खादर क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बांगर खादर, जब आप मध्यवर्ती मैदान पढ़ेंगे या भारत के मैदान पढ़ेंगे तो बांगर प्राचीन जलोढ़ का मैदान है और खादर नवीन जलोढ़ का मैदान है। तो मध्यवर्ती मैदान के पश्चिमी भागों में बांगर क्षेत्र हैं, जैसे सिंधु का मैदान, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अर्थात ऊपरी अपर गंगा का मैदान, यहाँ बांगर है, प्राचीन जलोढ़ का मैदान है, यहाँ बाढ़ नहीं आता, ऊंचा क्षेत्र है। खादर पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार, असम और बंगाल में फैला हुआ है, जहाँ कम ऊंचाई होती है, हर वर्ष बाढ़ ग्रसित हो जाता है, लेकिन यहाँ सूक्ष्म जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मीन्स कि ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या, एकदम आसान क्वेश्चन है। भारतीय पारिस्थितिकी संकट के कारण, ये तो कॉमन कारण है, जो भारत में है वही विश्व में है, जो विश्व में वही भारत में है। तो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम के जितने कारण हैं वो विश्व और भारत में कॉमन है, चाहे अफ्रीका में पूछ दे चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में पूछ दे, तो हर जगह कारण कॉमन है। तो पारिस्थितिकी संकट क्या है जानेंगे, पारिस्थितिकी मुद्दों में पारिस्थितिकी असंतुलन को समझेंगे, पारिस्थितिकी संकट समझेंगे तो कारण भी हम जानेंगे, ठीक है ना। जब कारण जानेंगे तो स्वाभाविक है कि हम भारत के लिए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस समय 200 शब्द का क्वेश्चन आया था। अब देखिए जल संसाधन से क्वेश्चन उस समय, अब 13 की बात है, पैटर्न चेंज भी हुआ है थोड़ा। जल में दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए प्रारंभ किए गए अभियान का नाम बताइए। तो जल का बेहतर उपयोग के लिए क्या क्या अभियान शुरू किया है, तो बहुत सारा अभियान था और मुख्यतः वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम थे, वर्षा जल संचय, जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम और ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई जैसी सूक्ष्म परियोजनाएं। तो हम जब पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्नों का जवाब दे देंगे। उदय योजना आई थी, उसके बारे में पूछा गया। बड़े प्रश्न में देखिए नदियों को जोड़ने और सतत विकास पर इसके प्रभाव, तो नदी जोड़ो योजना, उसे बहुत चर्चा में थी, अब ये नहीं पूछेगा, अभी पूछ सकता है नए तरीके से। रिवर लिंक परियोजना बहुत चर्चा में रही, क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ने की एक राष्ट्रीय योजना पे हम काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। तो इसके बहुत सारी चुनौतियां हैं, लाभ भी हैं। लाभ यह है भाई कि उत्तर भारत में बाढ़ की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि हम अतिरिक्त जल को दक्षिण भारत में शिफ्ट करेंगे और दक्षिण भारत के बहुत सारे सूखाग्रसित क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, तो पेयजल संकट, सिंचाई संकट का समाधान होगा। आसपास हरित क्रांति आएगी, पूरे रूट में हम जल परिवहन कर पाएंगे। लेकिन कई चुनौतियां हैं, पारिस्थितिकी समस्या है, आर्थिक समस्या है, भूमि को अधिग्रहण करने की चुनौतियां हैं, मध्यवर्ती मैदान नीचे है, पठार ऊपर है, तो जल को कैसे लिफ्ट करेंगे, ये सब समस्या है। तो पूरी बात तो सतत विकास से जोड़ के पूछा गया। मतलब हम विकास तो कर ले, हम मान लो हमने नदी जोड़ो परियोजना बना ली, लेकिन इससे कई नुकसान हो जाए, उससे ज़्यादा इकोलॉजी डैमेज हो जाए, उससे ज़्यादा किसान बेघर हो जाएं, तो हमें सोचना होगा। तो अप्लाइड क्वेश्चंस भी है, फैक्चुअल भी सीधे सीधे हैं, लेकिन समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बच्चों आप ये देखिए 2016 के प्रश्नों पर आइए। एग्जाम भी तो हर साल नहीं होते, ये भी तो समस्या है। 13 के बाद 14, 15, 16 लगातार हर वर्ष एग्जाम होते तो अनुभव उतना ही ज़्यादा बच्चों का बेहतर होता और 2-3 सालों के अंतर्गत वो एग्ज़ाम क्रैक करके निकल जाते।
हर एक बच्चा 2-3 सालों में लगातार एग्जाम देते हुए अपने आप को तैयार कर लेता है। एग्जाम नहीं भी देता तो प्रश्न को देखते देखते तैयार कर लेता। खैर, जब आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आप यही सोचिए कि आपके लिए सब लगातार एग्जाम्स हैं। अब देखिए, भारत के कौन से क्षेत्र शीतकालीन वर्षा प्राप्त करते हैं? फैक्ट है। अब कौन से शीतकालीन वर्षा, अब आपको अगर पता है, ढंग से पढ़ा है जलवायु भारत की, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से शीतकालीन वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पर, और पछुआ विक्षोभ से जो शीतकालीन वर्षा होती हैं वो होती हैं उत्तर के मैदानी भागों में, जो भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवातों से होती हैं। तो एकदम सीधा सीधा प्रश्न। BSHW हमने कहा था साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। BSHW प्रकार की जलवायु को स्पष्ट कीजिए 50 वर्ड्स में। अब सबका संकेत आपको जानना है। बी का मतलब होता है शुष्क जलवायु, एस यहां छोटा दिया है, एस बड़ा बड़ा, एस का मतलब होता है स्टेपी टाइप की जलवायु, ये शुष्कता को ही बताता है। एच होता है हॉट, थोड़ा जिसमें तापमान थोड़ा ज्यादा हो, 18 डिग्री से अधिक। डब्लू होता है वार्म, जो एकदम हॉट हो। तो BSHW, BWHW, ऐसे जलवायु के कई हम भाग में बांटते हैं। तो BSHW प्रकार की जलवायु को स्पष्ट कीजिए। ठीक, जब आप पढ़ोगे तो BW, BSHW, BSW कहाँ कहाँ सब जलवायु प्रदेश, ए कहाँ है, एस कहाँ है, AW कहाँ है, बड़ा ए या CWG कहाँ है, आप सब कुछ जानोगे, वो मैं आपको बताऊंगा। भारतीय मॉनसून पर लानीना के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अब लानीना इसे बहुत कॉमन हिट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है आपको जानना चाहिए। लानीना, अल्नीना, और अब की बात करूं तो एंसो। लानीना क्या है, अल्नीना क्या है, एंसो क्या है, हम इस पर बात करेंगे। तो लानीना गर्म जलधारा है, नहीं, अल्नीना गर्म जलधारा। यहां क्या पूछा गया, लानीना। अल्नीना गर्म जलधारा है। अल्नीना जब ठंडी हो जाती है तो उसे लानीना कहते हैं। अल्नीना पेरू तट पर उत्पन्न होने वाली गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर में, और जब वह इतना गर्म हो जाती हैं कि हिंद महासागर में भी आ जाती हैं तो वह भारत के मानसून को कमजोर करती हैं। अब पूरी स्टोरी है, पूरा कॉन्सेप्ट है, पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। लानीना अल्नीना का ही ठंडा रूप है, या जिस वर्ष अल्नीना उत्पन्न नहीं होती और सागर का जल ठंडा होता है तो लानीना कहते हैं। जब लानीना प्रभाव होता है तो हिंद महासागर का उच्च वायुदाब बहुत मजबूत हो जाता है और भारत में मानसून अच्छा होता है। तो लानीना होने में मानसून मजबूत होगा और कई बार अतिवृष्टि या ज्यादा वर्षा की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो सवाल बहुत सीधे सीधे आपको पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, भारत के तटीय मैदानों के उप विभागों को विभाजित कीजिए। तटीय मैदान अर्थात पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, इनको डिवाइड करना है। जैसे पश्चिमी तटीय मैदान को हम काठियावाड़ तट या तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान, कनारा और हम मालाबार तटीय मैदान में बांटते हैं। ऐसे पूर्वी तटीय मैदान को काकीनाडा और कोरोमंडल तटीय मैदान में बांटते हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न है, एक ही प्रश्न यहाँ ऐसा नहीं है जो बच्चे को तकलीफ दे सके। अगर कोई बच्चा सिंसियरली पाठ्यक्रम को पढ़ता है और आपको कोई शिक्षक आपको पाठ्यक्रम को ढंग से पढ़ा देता है तो आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा और आप बहुत अच्छे से हर प्रश्न का जवाब देने में सक्षम होंगे। मैंने जब भी पढ़ाया है ये सभी प्रश्न हमारे नोट्स में भी रहे हैं और हमने उसकी चर्चा की है। और अगर कोई फैक्ट नोट्स में नहीं है तो हमने उसके नोट्स आपको बंटवाया है ताकि कुछ चीज़ें आप नोट्स से पढ़ सको। ठीक है, वो भी आपको नोट्स भी हम लोग देते हैं और हम लोग आपको पढ़ाते भी हैं। 2018 में देखिए, छोटानागपुर पठार का क्या महत्व है। अब छोटानागपुर पठार, जब पठार पढ़ेंगे तो हर पठार की विशेषता भी थोड़ा जानेंगे। और ऐसे भी जब भारत को पढ़ते हैं तो छोटानागपुर पठार में कौन कौन से रिसोर्स हैं, कौन कौन से संसाधन हैं। वहाँ आणविक संसाधन है, परमाणु ऊर्जा है, वहाँ लोहा है, कोयला है, अभ्रक है, मैग्नीज है, फॉरेस्ट रिसोर्स भी हैं, जल संसाधन भी हैं। तो हम इसको जान सकते हैं। तो महत्व की बात हो रही है कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, हम इसको समझाएंगे 15 शब्द में। तो जैसे हमने बोला यही 15 शब्द हो गया, ये संसाधन है यहाँ। अब देखिए, पॉपुलेशन पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। अब 2011 की जनगणना से सन 1901 से 2011 के बीच की जनसंख्या वृद्धि की विशिष्ट प्रावस्थाओं को बताएं।
जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं को पूछा गया 1901 से। तो आप डरे नहीं, क्योंकि प्रावस्था में बटा हुआ 1901 में हमारी जनसंख्या लगभग 25 करोड़ 5.2 के आसपास थी। तो हमें 1901 से जनसंख्या लेके चलनी है। तो 1901 की जनसंख्या 23 करोड़ के आसपास थी। 1911 में जनसंख्या 25.2 करोड़ हुई। 1921 में फिर घट करके 25.1 करोड़ हो गई। 1931 में हमारी जनसंख्या जो बढ़कर 26 करोड़ के आसपास हो गई थी। तो एक ट्रेंड है। तो यहां पूरा रटना नहीं हर साल का, ये तो मैंने आपको बताया। हमें डिवाइड करना अवस्था। जैसे 1901 से 1931 तक की एक अवस्था मानी जाती, जनसंख्या स्थिर रही, बढ़ी नहीं। कारणों के साथ व्याख्या करेंगे। 1931 से 1951 तक जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी और 51 के बाद विस्फोटक हो गई। इधर 2 दशकों से जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आनी शुरू हुई है। तो पूरी बात सीधा सीधा क्वेश्चन है, समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भारतीय वर्षा के वितरण पर पर्वतों ये प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो भारतीय वर्षा के वितरण पर पर्वतीय प्रभाव, एक्चुअली मॉनसून जो है, सीधा सीधा प्रश्न है ये भी 100 शब्द में। मॉनसूनी वर्षा पर्वतीय प्रकार की ही होती हैं। पर्वतों से टकराकर हवाएं ऊपर उठती हैं, उसी से वर्षा होती है। तो मॉनसूनी वर्षा पर्वतीय प्रकार की है। अतः जब तक मॉनसूनी पवनों के रास्ते में पर्वत नहीं होगा, तब तक मॉनसूनी पवनें ऊपर नहीं उठेंगी, वर्षा नहीं हो पाएंगी। इसीलिए पश्चिमी घाट पर्वत, हिमालय जैसे पर्वत मॉनसूनी पवनों को रोककर पर्याप्त वर्षा करवाते हैं। लेकिन राजस्थान में अरावली पर्वत जो है, इसकी स्थिति उत्तर दक्षिण है, लगभग उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो कुछ इस तरह से है, इस तरह से। तो मॉनसूनी पवनें इसके समानांतर निकल जाती हैं। तो अरावली पर्वत मॉनसूनी पवनों के मार्ग में बाधा नहीं बन पाती और मॉनसूनी पवनें इसके समानांतर आगे बढ़ जाती हैं। तो स्वाभाविक है मॉनसूनी पवनें टकरा कर ऊपर उठ नहीं पाती। जब तक ऊपर उठेंगे नहीं, संघनन नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है और 100 शब्दों में बहुत शानदार आंसर के साथ आप बड़े अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो पैटर्न आपका बहुत ही सामान्य है, बहुत शानदार है। अगर हमने सिलेबस को आपने ठीक से पढ़ा तो आपके समक्ष प्रीलिम्स और मेंस किसी भी एग्जाम को लेकर के ज्योग्राफी से कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए विश्व के भूगोल के कुछ क्वेश्चन हैं। यहां पे भारत के भूगोल का हमने दिखाया। 2013 भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, इसे कहते हैं CS जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो यहां नम शीत ऋतु में, शीत ऋतु नम तथा शुष्क ग्रीष्म ऋतु के क्या कारण है, मतलब यहां हमें बताना है। विषुवतीय जलवायु अगर आप जानते हैं तो आपको पता है कि वहां शीतकाल में वर्षा होती है, क्योंकि शीतकाल में भूमध्य सागरीय जलवायु, शीतकाल में भूमध्य सागरीय जलवायु पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती हैं और यहाँ भूमध्य सागर में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भी उत्पन्न होती हैं। लेकिन ग्रीष्म काल में यह प्रदेश पछुआ पवनों से वंचित हो जाता है और यहाँ शुष्क व्यापारिक पवनें चलने लगती हैं और शुष्क पवनों से वर्षा नहीं होती। मीन्स मैंने आपको आंसर बताया, आपको मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, ये मैं आंसर बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत ईजी है ये सब, आपके सिलेबस के पार्ट में है। सिलेबस जो बच्चा एक ईमानदारी के साथ खत्म कर लेगा और एक अच्छे संस्थान में एक अच्छे शिक्षक के साथ उसको हर प्रश्न का उत्तर आएगा। एक सिस्टमेटिक स्टडी आपको करने की जरूरत है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो CS है। भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, विषुवतीय जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, सवाना जलवायु, कोई भी जलवायु पूछे, सेंट लॉरेंस जलवायु, आप हर जलवायु का उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे। तो एक जलवायु नहीं, सभी जलवायु आप जानेंगे। नुब्रा घाटी क्या है? नुब्रा घाटी, सिगार घाटी, ये सब काराकोरम हिमालय में स्थित घाटियां हैं। 15 शब्दों में बस आपको जानना नुब्रा घाटी है कहाँ, तो आप बताएंगे सिगार घाटी यही है। अब देखिए जियोपॉलिटिक्स से क्वेश्चन, डियो गार्सिया के बारे में बताइए का संघर्ष, डियो गार्सिया संघर्ष का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो डियो गार्सिया है क्या?
क्या इसका मायने है? तो डियो गार्सिया, सिंपली मैं बता दूं, भारत के दक्षिण में चैगोस आइलैंड है हिंद महासागर में, उसका एक द्वीप है छोटा सा डियो गार्सिया। ये कभी मॉरिशस का था, उससे ग्रेट ब्रिटेन ने ले लिया था और ग्रेट ब्रिटेन ने उसे अमेरिका को दे दिया। अमेरिका ने इस पर सैन्य अड्डा स्थापित किया है और इसके माध्यम से पूरा हिंद महासागर, दक्षिण एशिया, भारत सब पे नज़र रखने में सक्षम होता है। बहुत ज़बरदस्त कहानी है इसकी। उल्का झीलें क्या हैं? उल्का झील क्या है? मेटेरॉइड लेक्स क्या हैं? जब भाई उल्का, जब उल्का पिंड आके टकराती हैं पृथ्वी से तो जो गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे में जब जल जमा हो जाएगा, उल्का झील कहलाती हैं। तो विश्व के भूगोल का प्रश्न भी उतना ही सामान्य है जितना सामान्य प्रश्न था इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है? और आप सबका आंसर देने में सक्षम होंगे हमारे साथ। देखिए अधिकेंद्र क्या है? ये तो भूकंप की चर्चा में ही हमने बता दिया था। अधिकेंद्र वह स्थान है जहां भूकंप सबसे पहले पहुंचता है, जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं, जहां सबसे पहले भूकंप मूल से उत्पन्न होने वाली तरंगे पहुंचती हैं, और यह भूकंप मूल के 90 डिग्री पर स्थित होता है। अब आप कहेंगे सर आपने इतनी बात बताई और 15 शब्द में है। अब सबको मिलाकर वाक्य बनाएंगे ना कि भूकंप मूल के ठीक ऊपर लंबवत स्थित वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगे और भूकंप आती हैं। बात खत्म हो गई। आप और भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये हुआ। अब यहां एकदम फैक्ट है, उत्तरी अमेरिका के महान झीलों की नाम बताइए। अवस्थिति, नाम, महत्व। महत्व तो अंडरस्टूड है, झील है तो वहां पे महान झीलों के आसपास काफी उद्योग लगे हुए हैं, वहां जल परिवहन प्रणालियां हैं। सेंट लॉरेंस जल मार्ग इन झीलों से ही के ही संपर्क में आता है और झील से जो परिवहन प्रणालियां चलती हैं वो पहुंच जाती हैं सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर में। तो बहुत व्यापारिक गतिविधियां हैं यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रेट लेक्स एरिया, यहाँ सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, ईरी, ऑन्टेरियो 5 झील है जिसे हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। फिर देखिए भूगर्भिक समय सारणी के विभाजनों को स्पष्ट कीजिए, जो हमने अभी समझाया था सिलेबस में। 5 बृहद महाकाल हैं, कल्प हैं, और उसके साथ फिर जो है वो उसकी विशेषताओं बतानी है। एजोइक, पेलेजोइक, मेसोजोइक, सीनेजोइक और निएजोइक सबको बताना है। विभाजन को स्पष्ट कीजिए और सबका सब डिवीजन करेंगे। एजोइक कितने भाग में बटा है, पेलेजोइक, सीनेजोइक सबका डिवीजन करेंगे हम, ठीक है ना? तो ये आपके उन्हीं 2016 के क्वेश्चन हो गए। बोलिए कोई समस्या नहीं थी। तो विश्व का भूगोल भी उतना ही आसान है जितना आसान भारत का भूगोल था। विश्व में 4 पर्वत निर्माणकारी घटना और मुख्य पर्वतों को का नाम बताइए। नाम बताना फैक्ट है, 50 वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। 50 वर्ड्स में भी, चूंकि इतना मैटर है इसमें। 4 पर्वतीकरण जब समय सारणी पढ़ोगे वहीं पे आप पढ़ लेते हो। प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण, कैलिडोनियन पर्वतीकरण, हर्सिनियन और अल्पाइन पर्वतीकरण, और सबके एग्जाम्पल्स देने हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन, सीधे सीधे फैक्ट। देखिए ज्वालामुखी में हमने जिक्र किया था, दरारी ज्वालामुखी उद्वेलन क्या है, विश्व की इनकी उपस्थिति के क्षेत्रों के बारे में बताइए। अब दरारी उद्गार का मतलब क्या हुआ? जब ज्वालामुखी पदार्थ किसी दरार के माध्यम से सतह पर आता हो। ज्वालामुखी क्रिया, जो बाह्य ज्वालामुखी क्रिया होती है, 2 भाग में बांटते हैं, दरारी उद्गार की क्रिया और केंद्रीय उद्गार की क्रिया। दरारी उद्गार से पतला लावा सतह पर आता है, उससे ज्वालामुखी पठार बनते हैं। तो जितने ज्वालामुखी पठार का लिस्ट मैं आपको दूंगा वो सभी दरारी उद्गार के ही क्षेत्र रहे हैं। भारत का दक्कन लावा पठार से लेकर के कोलंबिया का पठार और ब्राजील का पराना का पठार, चाहे आइसलैंड का पठार। मीन्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए आ गया यहाँ पे, पृथ्वी की सतह पर पैलेजोइक कल्प के प्रमुख महत्वपूर्ण विकास विवेचना कीजिए। मतलब पैलेजोइक महाकल्प में क्या क्या घटनाएं हुई पूछ दिया। एजोइक, पैलेजोइक, मेसोजोइक। तो हम पूरा का समय सारणी जानेंगे तो इसके पहले वाले वर्ष में क्या पूछा, पूरा समय सारणी पूछा। यहाँ क्या पूछा, पैलेजोइक पे फोकस कर दिया। तो पैलेजोइक बहुत घटनाएं हुई थी और उसके बारे में हम जानेंगे। इसी में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन जैसी घटना बहुत सारी। तो पर्वतीकरण भी हुआ, आइस एज, हिम युग भी आया और डायनासोर जैसे बड़े जीव जंतु भी पैदा हुए। पैलेजोइक में ही
प्रथम जीव कल्प कहते हैं बहुत बड़े पैमाने पर सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई थी और बड़े बड़े जीव भी इसमें डेवलप होने शुरू हो गए। तो क्वेश्चंस यही हैं आपके, और कहीं से कोई समस्या नहीं है। तो आप सिलेबस पे वापस जाएं तो आप देखेंगे कि आपकी एक बेहतर तैयारी आपको कहां से कहां लेके जा सकती हैं। तो अगर आपने गंभीरता से सिलेबस को पढ़ा है और हम जैसे शिक्षकों के साथ आप बने हुए हैं, सम्यक आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप अगर ईमानदारी से जुड़ते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपको बेहतरीन शिक्षकों की टीम मिलने जा रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हम लोग के साथ बहुत सुरक्षित होंगे और उन हज़ारों बच्चों की सूची में आप शामिल होंगे जिन्होंने हम लोग के मार्गदर्शन में समय समय पर, मैं जहाँ कहीं भी पढ़ाता रहूं, उन्होंने हमसे मार्गदर्शन लिया और वह सफल हुए हैं। आज सम्यक आईएएस के प्लेटफॉर्म पर हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप न केवल विषय को पढ़ने आइए बल्कि हमारे साथ विषय को समझने आइए। आप हमारे साथ विषय को उस स्तर पर समझने आइए जहां आपको प्रीलिम्स के विकल्प को समझने में दिक्कत नहीं होगी और मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करना आपके लिए एकदम सहज होगा। चाहे वो 15 वर्ड्स हो, चाहे 50 वर्ड्स हो, चाहे 100 वर्ड्स हो, या चाहे पैटर्न आगे चेंज भी क्यों ना हो जाए। एक ऐसा भूगोल जहां आपको किसी भी पैटर्न पे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। एक ऐसा भूगोल जहां प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या निबंध कहीं भी आप बेहतरीन उपयोग करके आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि आपका भूगोल अच्छा है, क्योंकि आपको संजीव शर्मा ने पढ़ाया है। तो मैं आपको सम्यक आईएएस के प्लेटफॉर्म पर पुनः आमंत्रित करता हूं। आप गंभीरता के साथ पढ़िए। पाठ्यक्रम हमारा यह है, रणनीति हमारी रहेगी आपके पैटर्न को ध्यान में रखकर पढ़ाना, और साथ साथ सबसे ज़रूरी कि आपको भूगोल पढ़ाकर समझा देना, आपको उस लायक बना देना कि आप प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, चुनौतियों का सामना कर सकें, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमें सुना और आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।